हेलो फ्रेंड्स, सीए सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन के अमेंडमेंट आज हम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टीडीएस टीसीएस। टीडीएस और टीसीएस में कहां कहां चेंजेस हैं, अमेंडमेंट क्या क्या आया है, जरा देख लेंगे एक बार। पहला अमेंडमेंट है 192 सेक्शन में। 192 सैलरी के ऊपर टीडीएस की बात करता है। यहां पर बहुत अच्छा अमेंडमेंट, बहुत बढ़िया अमेंडमेंट है। एम्प्लॉयर को कहा गया है कि जब भी वो एम्प्लॉई के टीडीएस को काटे, टीडीएस की कैलकुलेशन करे काटने के लिए, तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी के लॉस वो मांगता है उसको एडजस्ट करता है, चैप्टर 6A के डिडक्शन एडजस्ट करता है, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम क्या चाहते हो वो देखता है। उसके साथ साथ दूसरी इनकम भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के सामने पेश कर सकता है, बता सकता है। अब लॉ मेकर कहते हैं कि जो एम्प्लॉय का कोई टीसीएस कटा हुआ है, टीडीएस कटा हुआ है, उसको भी आप एम्प्लॉयर के सामने शो करो, ताकि एम्प्लॉयर जब आपकी टैक्स की कैलकुलेशन करे तो जो नेट टैक्स पेबल है उसमें जो आपका टीडीएस ऑलरेडी, क्योंकि आप इनकम दिखा रहे हो, दूसरी इनकम भी शो कर रहे हो, तो उसके टीडीएस को भी शो करो। और टीसीएस अगर आपका कहीं कलेक्ट हुआ है, जैसे आपने कार खरीदा, 10 लाख के ऊपर की गाड़ी खरीदी और आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ, वो भी आप एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करो। और एम्प्लॉयर जब उसकी कैलकुलेशन करेगा आपकी टैक्स लायबिलिटी की, तो उन चीजों को भी एडजस्ट करेगा, उसके बाद वो टीडीएस वर्कआउट करेगा। तो बहुत अच्छा अमेंडमेंट है ये 192 में। यहाँ पर मैंने नोट्स अपडेट कर दिए हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो नोट्स अपडेटेड हैं, वो तो आप ले ही लेना, सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको सारी चीजें। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारे पास है 193 सेक्शन में। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कुछ हैं जिसके इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसमें उन्होंने ये वाला भी एक ऐड कर दिया है, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020। इसके ऊपर, इसके ब्याज के ऊपर भी हम टीडीएस नहीं काटेंगे जब तक कि ब्याज 10,000 रुपए तक हो। अगर एक्सीडिंग हो जाता है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। 194 में जो अमेंडमेंट है वो आपको यहां दिख नहीं रहा होगा। उसका रीजन ये है कि हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो पढ़ते समय आपको मैं बताता हूं कि डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड के ऊपर भी 194 अप्लीकेबल होगा और डीम्ड डिविडेंड के ऊपर भी 194 अप्लीकेबल होगा। अब डीम्ड डिविडेंड हम लोग तो इसमें यही लिखते हैं कि डीम्ड डिविडेंड पे भी अप्लीकेबल होगा, बट लॉ में लिखा होता है डीम्ड डिविडेंड जो कि 222A, B, C और D में बताया गया है, E में बताया गया है, यहां तक लिखते हैं लॉ में। अब आप जानते हो कि 222F भी आ गया है, लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, वो लॉ मेकर ने यहां पर मेंशन किया है। हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो वैसे ही पढ़ा है कि नॉर्मल डिविडेंड हो या डीम डिविडेंड हो, दोनों के ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। इसीलिए यहां आपको कुछ अलग खास अमेंडमेंट दिख नहीं रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है 194C में। 194C यहां पर एक बहुत पुराना झगड़ा चलता था। जनरली हर कोई चाहता है कि मेरी इनकम पे जब टीडीएस कटे और टीडीएस चॉइस में आ रहा हो तो वो सी में कटे, ना कि जे में। जैसे मैंने किसी मशीन के रिपेयर का काम लिया, तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैं रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं और वो रिपेयर करता हूं, मेंटेनेंस का काम है, एएमसी का काम है। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा 194C में ये टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए 1%, 2% जो भी रेट है। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर हमेशा चाहते हैं कि वो 194J में टीडीएस कटे, रेट ज्यादा आ जाए, जे में 10% आ जाता है। अब उनकी दलील रहती है कि आपका ये टेक्निकल वर्क है तो ये टेक्निकल फीस हो जाएगा, या प्रोफेशनल वर्क प्रोफेशनल फीस हो जाएगा। तो ये हमेशा से झगड़ा रहा है 194C
वर्सेस 194 जे। अब लॉ मेकर ने यहां पर कहा है कि इस झगड़े को आप बंद करें, इस झगड़े को खत्म करें। जे में जो भी लिखा हुआ है, जैसे टेक्निकल फीस है, प्रोफेशनल फीस है, जो भी जे में लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि वो सी में भी आ सकता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सी में नहीं लाएंगे उसे, वो जे में ही आएगा। इफ अ पेमेंट फॉल्स अंडर बोथ सेक्शन, भाई आप कह रहे हो सी में आ रहा है, एओ कह रहा है जे में आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में जे में ही टीडीएस काटा जाएगा, सी में नहीं काटा जाएगा। मैं नहीं समझता हूं इस अमेंडमेंट का बहुत बड़ा कोई वजूद है। क्यों? क्योंकि आप झगड़ा 10 और 1% के लिए कर रहे हो। ये झगड़ा समझ ही नहीं आता। टीडीएस कट गया काफी है, आपको इंफॉर्मेशन मिल गई, अगर टैक्स की चोरी होगी आप पकड़ सकते हो, तो 10% कटे, 1% कटे, आपको तो कम रेट रखना चाहिए। क्यों 10% कटवा रहे हो फालतू में टीडीएस? आप आने वाले बजट में, आने वाले न्यू लॉ में भी टीडीएस के रेट कम करते जा रहे हो। जहां 5% है उसको 2 कर दिया आपने, तो इस झगड़े का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। इसके बाद सी हो गया। इसके बाद एक डीए में है, ये देखिए डीए में अब क्या किया आपने, 10 यहां पर 5% टीडीएस का रेट था, आपने क्या कर दिया 2%। अच्छी बात है, वेलकम अमेंडमेंट है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला जो केस है, जब इंश्योरेंस के 10(10)(d) में जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जम्प्ट नहीं होती है और पेमेंट आपको 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा मिलता है, तो टीडीएस 2% से कटेगा। पहले 5% हुआ करता था, अब 2% से काटा जाएगा। इसी तरह जे में अमेंडमेंट है, पहले 5% था, अब 2% 194 जे में आएगा। एच में भी पहले 5 था, अब 2% आ गया। इसके बाद 194 एच के बाद 194 IB बीच में आ रहा होगा। 194 IB में एक अमेंडमेंट है, 5% रेट हुआ करता था रेंट, आपको ध्यान होगा रेंट, प्रॉपर्टी रेंट, वो 2% कर दिया उन्होंने। तो रेट जहां जहां 5 था वो 2 कर दिया उन्होंने। इस पर जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देख कर जाइएगा, क्योंकि ये जो 5 का 2 किया, उसके वजह से आपको ये वाले जो क्वेश्चन है जहां पर लास्ट मंथ में टीडीएस काटा जाता है, और अगर आप 206AA के डिफॉल्टर हो तो 20% टीडीएस का रेट बन जाता है, लेकिन वो टीडीएस लास्ट महीने के रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बात जो आपने एग्जाम्पल में करा है वो अब 2% के हिसाब से कैलकुलेट होगा, तो ये एग्जाम्पल जरूर कर लीजिएगा रिवाइज आप, ठीक है। इसके बाद आईए वाली जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट जस्ट क्लैरिटी है। आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ते थे 194 आईए, तो वहां हमेशा मैं कहता था फोकस करो कि हम एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, एक। तो ज्वाइंट ओनर वाले एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं, जहां पर सेलर ज्वाइंट है, जहां पर बायर 2 लोग हैं। हमेशा आपका टारगेट होना चाहिए कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, बायर ने कितने पैसे दिए, सेलर ने कितने पैसे लिए, से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी कितने की बिकी, प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कितना हुआ। तो एक सिंगल प्रॉपर्टी को देखना होता है। अगर 2 बायर हैं, 3 बायर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी की क्लैरिटी उन्होंने इसमें डाल दी है कि वेयर देयर इज मोर देन 1 ट्रांसफरर और ट्रांसफरी इन रिलेशन टू, in respect of any movable property, then checking threshold limit, the consideration shall be the aggregate amount paid or payable for by all transferee or transferer and all transferer for such property। यानी आपको देखना क्या है कि उस प्रॉपर्टी का कितना पैसा दिया जा रहा है, एक बंदा कितना दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उस प्रॉपर्टी का कितना दे रहा है। तो ये एग्जांपल तो बेटा हमने करा ही है, ये एग्जांपल करा है, तो इसको अमेंडमेंट मानो ना मानो आपकी मर्जी, अमेंडमेंट तो है नहीं, क्लैरिटी है, क्लैरिटी बोल सकते हो, अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एम, 5% को 2% कर दिया, आपको एम ध्यान होगा 5% यहां पर होता था, तो उसको 2% कर दिया। इसके बाद ओ में अमेंडमेंट है, जहां पर 1% होता था, यहां पर 0.1% कर दिया, ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो रेट वगैरह कम हुए हैं टीडीएस में, और रेट कम हुए हैं तो वो अच्छे से देखकर आपको जाना है। इसके बाद आपका अमेंडमेंट और मैंने इन जितने भी अमेंडमेंट्स अभी आपको बताया उसको एक साथ मैंने मेंशन भी कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आया नया 194T, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा एग्जाम के लिए। कह रहे हैं कि फर्म और एलएलपी
अपने पार्टनर को सैलरी, रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन और ब्याज अगर वो अग्रीगेट 20,000 से ऊपर दे रहे हैं तो 10% टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। 10% टीडीएस की रिक्वायरमेंट आ जाएगी और टीडीएस काटा जाएगा। फर्म मस्ट डिडक्ट टीडीएस 10% ऑन पेमेंट such as salary, remuneration, bonus, commission, interest to the partner either at the time of credit or paid whichever is earlier. However, no TDS is required if total amount credited or paid during the financial year does not exceed 20,000. तो threshold limit 20,000, rate of TDS 10%, पार्टनरशिप फर्म को काटना पड़ेगा अब TDS, पार्टनर को जो वो सैलरी ब्याज वगैरह दे रहे हैं तो ठीक है, फ्लैट 10% है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अमेंडमेंट की हम बात करें अगर, तो 197 में जहां पर लो रेट और नो रेट का टीडीएस कटता है वहां 194 क्यू भी ऐड कर दिया। क्यू यहां पर आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, तो इसके लिए भी आप लो रेट या नो रेट का टीडीएस ले सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो। सॉरी, एओ से आप फॉर्म 13 भरवा कर सर्टिफिकेट लेते हो ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद चेंजेस के नाम पर, अमेंडमेंट के नाम पर अगर मैं देखूं तो एक ये भी देख लीजिएगा, ये तो पिछली बार ही डिस्कस कर लिया था हमने। 206 CIG फॉरेन रेमिटेंस, हालांकि इस पे और भी बार बार चेंज हो रहे हैं, बार बार चेंज हुए भी हैं और आने वाले साल में फिर से इसमें चेंज हुए हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये वाला थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है। अगर ये पेमेंट, आपको तो पता ही होगा, ये पेमेंट तभी कटता है जब LRS के अंतर्गत है। अगर LRS के अंतर्गत आप फॉरेन करेंसी खरीदते हो, रेमिट करते हो, तभी यहां पर TCS कलेक्शन की बात होती है। अगर ये एजुकेशन पर्पज से है और वो लोन का रीपेमेंट, मतलब लोन लिया है आपने और तब आप भेज रहे हो, तो 7 लाख का थ्रेशोल्ड है, उसके ऊपर 0.5% कलेक्ट होगा। और अगर ये लोन नहीं लिया, अपने ओन पैसे से आपने एजुकेशन के लिए बाहर आउटसाइड इंडिया पैसा भेज रहे हो, तो 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5% कलेक्शन है TCS का। इसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया आप कर रहे हो तो 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है, 5% उसके ऊपर TCS कलेक्ट होगा। ओवरसीज पैकेज पे कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, तो जब आप ओवरसीज पैकेज खरीदते हो, फॉरेन करेंसी यूज होगा, कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 5% TCS कलेक्ट होगा 7 लाख तक, और 7 के ऊपर 20% TCS कलेक्ट होगा। इसके अलावा जो भी रेमिटेंस है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से दे रहे हो, गिफ्ट के पर्पज से दे रहे हो, उसमें 7 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट है और उसके ऊपर 20% TCS का कलेक्शन होगा। तो इसको अच्छे से आप देखकर जाइएगा। अमेंडमेंट अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं। ये देखिए, मैंने यहां पर अमेंडमेंट क्या किया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया है कि ये अमेंडमेंट्स हैं आपके। ये देखिए, रेट्स बदल गए हैं, तो रेट्स के लिए भी एक जगह बना दिया है। इसके अलावा मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूंगा कि कुछ अमेंडमेंट्स TDS के, कुछ TDS के अमेंडमेंट जैसे कि 196B, 196C, ये NR टैक्सेशन से कनेक्टेड है। तो चूंकि वो NR टैक्सेशन से कनेक्टेड है, तो वहीं पर आप जो पढ़ते हो सेक्शन 115A, 115AB, 115AC, 115AD, तो वो कहलाता है रेट ऑफ टैक्स, और उसके साथ ही आपको पढ़ा दिया जाता है कि सेम रेट से TDS भी डिडक्ट किया जाएगा, तो वो वहीं कनेक्टेड है, इसलिए यहां हमने उसको डिस्कस नहीं किया। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रह रहा है। आपके व्यूज ही बताते हैं हमें कि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है कि नहीं, तभी मैं आगे और कंटिन्यू कर पाऊंगा। और जैसा भी हो, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो टेलीग्राम चैनल पे, तो आपके साथ शेयर करूंगा मैं एक डॉक्यूमेंट, ये तो कर ही रहा हूं, डॉक्यूमेंट जिसमें इसके अलावा भी जो भी अमेंडमेंट्स हैं 2024 के लिए, 2024 के फाइनेंस एक्ट से, वो अमेंडमेंट्स विद रीजन मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल इस डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होते हैं, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हो अपने बुक के लिए। ठीक है जी, थैंक यू, गुड लक।